स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यही इंपॉर्टेंट जो आपको लॉज ऑफ मोशन में भी देखने को मिलती है या कहीं भी देखते हो आप। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लेट टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर कोप्लानर, और इस वर्ड का मतलब समझो। नॉन कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में है, समझ गए। कोप्लानर मतलब लाई इन सेम प्लेन, और कोलिनियर का मतलब होता है लाइंग इन सेम लाइन। बात समझ गए ना। या फिर मैं ये कहूँ कोलिनियर एक 1D कॉन्सेप्ट है। अगर 1D में है, सारे वेक्टर्स एक लाइन में है, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ये कोलिनियर है। लेकिन ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सभी कोप्लेनर है, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है। कौन सा प्लेन? स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप। अगर आप अपनी कॉपी में बनाते हैं तो प्लेन ऑफ योर पेपर। प्लेन इज बेसिकली 2D, तो 2D में मैं वेक्टर कहीं भी बना दूं, वो क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ठीक है। नॉन कोप्लेनर कब होंगे? जब एक वेक्टर आप पहले पेज पे बनाए, दूसरा वेक्टर पांचवें पेज पे बनाए, दूसरे पेज पे बनाए, तीसरा वेक्टर तीसरे पेज पे बनाए, तो तीनों पेज अलग अलग प्लेन है ना। तो वो तीनों नॉन कोप्लानर हो गए, मतलब एक प्लेन पे लाई नहीं करते। लेकिन एक ही पेज पे आप कितने भी वेक्टर बना लो, किधर भी आड़ा टेढ़ा, किधर भी उनका टेल हेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे। कोप्लेनर और कोलिनियर समझ गए आप? यस सर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो आपका पूरा एक पेज, कॉपी का पूरा एक पेज एक प्लेन है, और उस प्लेन में वेक्टर कहीं भी हो, कैसे भी बना हो, किसी भी डायरेक्शन में बना हो, वो कोप्लेनर कहलाएगा। लेकिन अगर आप वेक्टर दो अलग अलग पेज पे बनाते हैं तो वो नॉन कोप्लेनर है। कोलिनियर का मतलब तो आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन में हो कोलिनियर है, बाकी कोलिनियर नहीं। तो लेट टू नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब नॉन कोलिनियर है लेकिन कोप्लेनर है। तो मैंने ये दो वेक्टर मान लिए, जरा ध्यान से समझना। एक ए वेक्टर मान लिया और एक को बी वेक्टर मान लेता हूँ। चलो, ये एक ए वेक्टर हो गया, ये एक बी वेक्टर हो गया। कैसे हैं ये? कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर। एक तीसरा वेक्टर ए वेक्टर है। एक तीसरा वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है इस ए वेक्टर को मुझे इन दोनों वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मैं उसे क्या कहूंगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात समझ आई? यस सर। गुड, वेरी गुड। चलो अब देखिए आप, मैं फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ अब आपके लिए। तो मैं ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ एक वेक्टर बना देता हूँ। पैरेलल है, ये पैरेलल अभी पैरेलल है ना? सर किसके? ए वेक्टर के पैरेलल। यस सर। ये ए वेक्टर है, इसके पैरेलल एक ए वेक्टर यहाँ बना दिया मैंने, पैरेलल इक्वल वेक्टर। ठीक है। बी वेक्टर के पैरेलल एक इक्वल वेक्टर यहाँ बना देता हूँ। बना दो। यस सर। ये तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो मतलब मुझे दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में लेना होगा। मतलब एडजस्ट तो मैं उसे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर समझाने में आपको अभी प्रॉब्लम आएगी। एक बार समझ जाओगे तो आप समझ में आ जाएगा। फिर इसके पैरेलल हो गया। ठीक है। अब आप इन्हें यस। एक्सटेंड कर दीजिए, और तब तक एक्सटेंड करिए जब तक दोनों मीट ना कर जाए। ध्यान से समझो मैंने क्या किया है। मैं बहुत आसानी से आपको शॉर्टकट से भी समझा सकता हूँ। मैंने दो कोई से भी एवं ही वेक्टर उठा लिए एक प्लेन में। ठीक है।
और एक तीसरा वेक्टर है ए वेक्टर। अगर उस तीसरे वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ए वेक्टर को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म्स में लिख दिया। तो सर ये आप जो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल। नहीं, इसकी लेंथ में आपने चेंज किया है, आपने इसके लेंथ में हाँ चेंज किया है। तो कुछ स्केलर रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आप। सपोज मैंने लैम्डा yes, से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपने लेंथ बदली है ना, डायरेक्शन ही तो पैरेलल रखा आपने। लेंथ में आप yes, क्या कह रहे हो, इन्हें तब तक एक्सटेंड करो जब तक दोनों मीट ना कर जाए। हो सकता है वो यहाँ ना मीट करके यहाँ मीट करते एक्सटेंड होते होते। समझ रहे हो आप मेरी बात? yes, तो आपने लेंथ चेंज किया, लेंथ चेंज किया तो आप उसे एक स्केलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। वो चीजें ऐसे ही नहीं सिखाई गई थी, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर नंबर, ये जो चीजें थी। ठीक है, तो मैं अब इस वेक्टर yes, को कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो। आई हैव नॉट यूज्ड आई जे के येट। एक बार आई जे के लिखूंगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया, उसे मैं क्या कहूंगा, उस मेथड को? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। ये मेथड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। और इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से ही हम इसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे सिलिंड्रिकल हो या कार्टेशियन हो या स्फेरिकल। समझ गए? तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ गए। अब क्योंकि हमें ऑल, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, ऑल द वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। ऑल द वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। यार अब क्योंकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, यहाँ सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, जो आप देखेंगे तो आपको ढूंढने से मिल जाएगी। और ये इनकी फेवरेट लाइन है, इट इज कन्वीनियंट। हर जगह ये वो यही वर्ड लिख देते हैं, इट इज कन्वीनियंट टू रिजॉल्व। इस लाइन का महत्व तो समझना। अ जनरल वेक्टर, यहाँ से ये आई जे के लेके आएंगे, शुरुआत से ही नहीं है। along the axis of a rectangular coordinate which may be cylindrical or spherical also। ठीक है ना? सिस्टम using vectors of unit magnitude, using, अब यही लाइन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। मतलब अब यूनिट मैग्नीट्यूड, आप कह रहे हो कि वेक्टर है, ध्यान दो, आप कह रहे हो वेक्टर है और मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट। समझ रहे हो? ये जो रिजोल्यूशन है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एक वेक्टर को, एक जनरल वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लगा दो, और ये कन्वीनियंट है कि हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा ए म्यू बी, इसको फिक्स कर दें, इसको यूनिट वेक्टर कर दें। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो आपने लिए हैं ऊपर, इसे यूनिट वेक्टर कर दें। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, बस बस डायरेक्शन बताने के काम है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन वेक्टर सिस्टम। और उन यूनिट वेक्टर्स का नाम है आई जे के। क्या नाम है? आई जे के। ध्यान से समझो, थोड़ी पहेली जैसी हुई है ये। आपने ऊपर जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये मैंने क्या कहा था, कुछ भी उठा लो, है ना? कुछ भी उठा लो कहा था ना। कम्युनिकेट करो, थोड़ा जरूरी है वरना समझ नहीं आएगा ये पॉइंट तुम्हें। yes, sir. कुछ भी उठा लो कहा था,
लेकिन कुछ भी उठा लो की जगह मैंने कार्टेशियन पढ़ रखा है बचपन से, तो मैं इस कुछ भी वाले कॉन्सेप्ट को हटा के अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ले आऊं कि मैं कुछ भी नहीं मानता, मैं एक्स वाई ही मान लेता हूँ। क्या मान लूं? एक्स वाई। कुछ भी की जगह क्या मान लूं? एक्स वाई। और जो उनका मैग्नीट्यूड था उसको क्या मान लूं? वन। मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर मान लो जेड एक्सिस है, और इनका मैग्नीट्यूड वन ले लिया मैंने। तो ये जो एक्स वेक्टर आप लिखोगे, ये जो वाई वेक्टर आप लिखोगे, ये जो जेड वेक्टर आप लिखोगे, इसी का यूनिट मैग्नीट्यूड करके उन्होंने नामकरण कर दिया इसका। और क्या नाम दिया इसे? आई जे के। क्या नाम दिया? आई कैप, जे कैप, के कैप। और अगर किसी भी वेक्टर को आप आई जे के टर्म्स में लिख देते हैं तो उसे आप कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब आपने उस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिजोल्व कर दिया, आई जे के में लिख दिया। समझो मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ इसे। आई जे के आर नॉट यूनिवर्सल डायरेक्शन, दे जस्ट इंडिकेट एक्स वाई जेड, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं उसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। देयर मे बी अदर यूनिट वेक्टर्स ऑल्सो। आप जब 12th में जाओगे तो एरिया वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर, फील्ड वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो। तो ये क्या काम आएगा फिर? इसका क्या काम रह जाएगा? बस डायरेक्शन बताने का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यस सर। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने ये डिजाइन कर दिया, बहुत सातिर तरीके से, कि मुझे डायरेक्शन बताना है बस, और मैं यूनिट वेक्टर्स का यूज सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए करूँ। राम इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो गई? 10 आई कैप। वेक्टर को आप क्या कहते हो? स्टार्टिंग में जाओ वेक्टर की डेफिनेशन पे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन को अपनी मन मर्जी पे ना छोड़ के इन्होंने कहा कार्टेशियन लीजिए सर, आई जे के रखिए बस। समझ गए ना? अदरवाइज एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन एनी कंपोनेंट। आई जे के कोई फिक्स नहीं है। क्लियर है ना? यस। लेकिन आई जे के पढ़ना आसान है, इसलिए हम आई जे के लेके चलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब देखिए हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसे। अगर मैं कोई भी एक वेक्टर ले लूं, ए वेक्टर मान लो मैंने अब ए वेक्टर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था ऊपर। अब अगर ये ए वेक्टर है तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वाई के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करूं, है ना? यस सर। और एक्स के तो खुद ही एक्स के पैरेलल करने की जरूरत क्या है? ठीक है। यस। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? भाई ऊपर आपने क्या किया था? एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया था लैम्डा से। मैं यहाँ एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसे ए वाई कह देता हूँ। मतलब पॉइंट ऑन वाई कोऑर्डिनेट, और डायरेक्शन के लिए जे कैप लगा दिया। मतलब ये जो ए वेक्टर थे, बी वेक्टर थे, इनका काम कर दिया आई ने और जे ने, और कुछ नहीं। इनका काम किसने कर दिया? आई ने और जे ने। क्लियर है? यस सर। आई होप आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब मैं इसे लिखूंगा ए वाई जे कैप, और इसे लिखूंगा ए एक्स। समझ गए? जो ये यहाँ मैंने कोई सा भी वेक्टर ले लिया था, ए वेक्टर, बी वेक्टर, उस कोई से वाले सिस्टम को खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे ज्यादातर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म्स में दिए होते थे। तो मैंने इसे क्या मान लिया? ए वाई और ए एक्स। और मल्टीप्लाई किससे करना है? जे कैप तो ऑलरेडी वन है,
तो जो भी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो वेक्टर आ जाएगा। इन शॉर्ट किसी भी वेक्टर को आपने लिखना है तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप कर दो। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। इस कैप का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए विच शोज डायरेक्शन अलोंग ए। अब यूनिट वेक्टर है तो क्या इंडिकेट करेगा? विच विल इंडिकेट डायरेक्शन ओनली। किसी को कुछ पूछना है? क्या लिख सकते हैं हम इस वेक्टर को? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स नहीं करता तो ए वेक्टर को क्या लिखता? लेमडा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दिया और आई कैप कह दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दिया, जे कह दिया, लेमडा की जगह वाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, म्यू की जगह वाई कोऑर्डिनेट ए वाई हो गया। तो ये चीजें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्टैंडर्डाइज हो गई। आई होप अब बेहतर क्लियर हुआ होगा। यस। बस तो यही सिंपल था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसी को आप आर थीटा में भी कर सकते हैं। आर थीटा में कैसे करें? सपोज मुझे कोऑर्डिनेट नहीं दिया, एंगल दिया है, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट ना देके सिर्फ ये कह दिया कि अ वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये थीटा दे दिया, तो अब मैं क्या करूँ? तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? आई कैप। इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? जे कैप। कुछ नहीं करना, यही करना है साइन थीटा कॉस थीटा। बस। अब इसकी लेंथ पता करनी है मुझे। ये आर वेक्टर है तो इसका मोड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड आर, या सिंपली आर। वेक्टर नहीं लगाया मतलब मैग्नीट्यूड है। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी आर कॉस थीटा। ये क्या है? लेंथ ऑन वाई एक्सिस, सॉरी आर साइन थीटा। साइन थीटा। आर साइन थीटा ये वही है लेंथ ऑन वाई एक्सिस, ए एक्सिस की जगह पे ही है। अभी दिखाता हूँ। और ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। ये क्या है? लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। तो लेंथ का मतलब क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको, वेक्टर की लेंथ क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आर वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसी को आप क्या लिख सकते हो? लेंथ को आप क्या कह रहे हो? ए एक्स। ऊपर आपने लेंथ को क्या कहा है? ध्यान दो, ए एक्स है ना, आई यस सर। कैप। और आर साइन थीटा को आप क्या कह रहे हो? ए वाई जे कैप। ठीक है। तो आपको कंपेयर करके क्या मिलता है? ए एक्स क्या है? आर कॉस थीटा, मतलब लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑन एक्स एक्सिस। ए वाई क्या मिलता है? आर साइन थीटा। ठीक है। और आर का अगर मॉड चाहिए हो आपको तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा दो भाई। इस साइड की लेंथ क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आएगी, वो हाइपोटेनस नहीं हो गया कार्टेशियन सिस्टम में। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम की थीटा 90 है, पाइथागोरस लगा दो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? आर वेक्टर की लेंथ चाहिए, और लेंथ कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। समझ गए? यस सर। और थीटा चाहिए हो, टेन थीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। टेन थीटा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आई और जे क्या है? डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ना। आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? टेन थीटा, जो एंगल होगी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो? ए एक्स बाई ए वाई। डायरेक्शन आ गया, यस। वेक्टर खत्म। आफ्टर दैट देयर इज ओनली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स, नथिंग एल्स। अभी जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ पढ़ा था आपने, उसे एनालिटिकल मेथड से देखेंगे कि आप नॉर्मल कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से। और अब मैं आपको बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सिखाऊंगा। फ्रॉम माय साइड concept of vector is almost complete. Dot product and cross product we will do in
डॉट प्रोडक्ट इज इन चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी, क्रॉस प्रोडक्ट इन चैप्टर 7 रोटेशनल। अगर आपके स्कूल में यहाँ अभी इस चैप्टर के साथ कराया तो यहाँ भी कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड भी हो सकता है, लेकिन वो हम किसकी मदद से करेंगे? कार्टेशियन की मदद से। वो लॉ जो हमने देखा वो जनरल देखा, अब एनालिटिकल मेथड में हम किसका यूज करेंगे? कार्टेशियन सिस्टम का यूज करेंगे, क्योंकि आगे तो हमें वही पढ़ना है और एक्चुअली में टीचर्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कार्टेशियन में है तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे तो बी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट है तो बी एक्स आई कैप, बी का वाई कोऑर्डिनेट तो बी वाई जे कैप। ये कुछ ऐसा है, देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपने 9th में थोड़ा बहुत कार्टेशियन पे ध्यान नहीं दिया तो सपोज ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है तो इसका वेक्टर ए वेक्टर हो गया, ये पॉइंट बी है तो इसका वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अब ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन कुछ भी हो सकता है। पोजीशन लिखना होता तो सिर्फ आर लिखता, लेकिन ये अब सबके लिए वैलिड है। फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, टॉर्क वेक्टर भी हो सकता है, कोई सा भी वेक्टर हो सकता है। अब ये पोजीशन वेक्टर तक लिमिटेड नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो ए एक्स और ए वाई दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट बी एक्स और बी वाई दिए हुए हैं, मतलब बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट। जैसे मैं कहूँ ये कोऑर्डिनेट है आपका 3,3,4 और इसका ये कोऑर्डिनेट है आपका 5,2। ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए एक्स की जगह पे क्या दिया है? 3, तो 3 आई कैप। ए वाई की जगह पे क्या दिया है? 4, तो 4 जे कैप। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी एक्स की जगह पे 5 दिया है तो 5 आई कैप, और बी वाई की जगह पे 2 दिया है तो 2 जे कैप। समझ गया व्हाट आई मीन बाय ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई? अब अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए और दोनों वेक्टर को जोड़ना है, क्लियर है? रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा? इन दोनों को जोड़ के मिलेगा मुझे, पैरेललोग्राम लॉ लग सकता है इनके बीच। क्लियर है? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया मान लो। तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, आई वाले को आई से जोड़ दो, ए एक्स बी एक्स आई कैप, और जे वाले को जे वाई, मतलब वाई एक्सिस वाले को वाई से जोड़ दो, ए एक्स प्लस बी वाई जे कैप। और यहाँ रिजल्टेंट चाहिए, ये जो एग्जांपल लिया है मैंने इसका, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 आई कैप प्लस 4 + 2 6 जे कैप। तो ये एनालिटिकल मेथड हो गया, लेकिन ध्यान रहे एनालिटिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से वेक्टर एडिशन समझा रहे हैं, तो दैट इज इजी टू एक्सप्लेन। लेकिन जब आप जनरल, अब तक पीछे आप क्या पढ़ रहे थे? जनरल पढ़ रहे थे, वहां कोई कोऑर्डिनेट नहीं था। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा? ऐसे सिस्टम में तो आपको एक जनरल लॉ चाहिए। तो ये एनालिटिकल मेथड हो गया वेक्टर एडिशन। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कुछ खास नहीं है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सपोज बहुत तो सारे, अभी वो फॉर्मूले तो ट्रायंगल लॉ का बताया नहीं आपने, ए अभी स्क्वायर वो प्लस बी जानबूझ स्क्वायर। के नहीं बताया, टेंशन मत लो, उसे भी बताऊंगा। अब इसे एक तरफ से खत्म नहीं कर दूं ना, कुछ है नहीं पॉलीगन लॉ में। अगर इस तरीके का कोई पॉलीगन बन रहा है, या मैंने थोड़ा गैप करके बना दिया, प्रॉपर बना देता हूँ। फ्री हैंड ड्राइंग ना सेट पे हो नहीं पाता। अगर ऐसे वेक्टर हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में दिए हैं,
पॉलीगन लॉ लगाना, तो क्या करोगे आप, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे, ठीक है। तो सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब नीचे वाले हिस्से की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, तो ये सी डी ई एफ है। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर। अब नीचे वाले हिस्से की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिलीट नहीं करना, मैं बस समझाता जा रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होता चला जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, और ये नीचे वाले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी मुझे, ये गायब हो जाएगा। समझ गए। फाइनली जो बचेगा आप उसे इसे सॉल्व कर लोगे, ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अंत में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आ जाएगा। समझ गए। यस। क्या यहाँ तक आपको कुछ पूछ